तो हेलो गाइस, मैं सूरज सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 का, उसकी ओर आगे बढ़ने वाले हैं। अगर इसके पहले आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो, जो बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने बनाया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, चैप्टर 1 की समझ बताई थी हमने, उसमें नामा के बारे में सीखा था और कुछ हमने पारिभाषिक शब्द भी देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे चेकआउट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ, जिससे आपको आने वाला जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो सके। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने थियरी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आज जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सब आपको ध्यान रखनी है नामा के लिए। यानी पार्ट 1 जो हमारा और पार्ट 2 अगर नामा के लिए आपने ध्यान में रखा है तो अकाउंट जो आपका सिलेबस है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो चलिए दोस्तों, हम अपने थियरी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और नामा के पारिभाषिक शब्दों में आगे के शब्दों की शुरुआत करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने संपत्ति और दायित्व तक अपना जो सफ़र था वो तय किया था। इसके बाद की जो आपकी जर्नी है वो आवक से स्टार्ट होगी। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आवक यानी प्राप्ति होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर धंधे में जो आवक होती है वो उसको पैसे की टर्म से मापा जाता है कि आप कोई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कितने पैसे आने वाले हैं। यानी कि आपने अगर धंधे में कोई भी व्यवहार किया है, चाहे वो उधार हो या रोकड़ हो, वो मायने नहीं रखता। अगर आपने कोई भी व्यवहार किया है और उसके फलस्वरूप अगर आपके पास पैसे आने वाले हैं, ठीक है, जो आपको रकम मिलने वाली है, तो उससे हम किस नाम से जानेंगे? आवक के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही ईजी परिभाषा है, शायद मुझे दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए किसी कॉन्सेप्ट में तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखते हैं हम आवक के कितने प्रकार होंगे। यहाँ पर तो 2 प्रकार होंगे दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि आवक के 2 प्रकार होते हैं, पूंजीगत आवक और राजस्व आवक। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है कि आप आवक के बारे में तो समझ गए कि धंधे में जो भी रकम हमें मिलने वाली वो आवक होगी, पर धंधे में ऐसी 2 प्रकार की रकम आपके पास आती है, एक पूंजीगत आवक के रूप में और एक राजस्व आवक के रूप में। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, देखिए पूंजी जो होती है धंधे में एक ही बार लगाई जाती है, बार बार हम पूंजी लगा नहीं सकते, क्योंकि पूंजी जो होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर इसमें पैसे लगाए जाते हैं, या बहुत ही बड़े पैमाने पर आप धंधे में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी इनमें करते हो वो क्या कहलाती है? पूंजी। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि पूंजी जो है बार बार नहीं की जाती, यानी इसकी आवक नियमित रूप से नहीं होगी, एक ही बार मिलेगी। तो यहाँ पर पूंजीगत आवक का मतलब क्या होगा? तो ऐसी आवक जो एक ही बार में मिल जाए और नियमित रूप से फिर बार बार ना मिले। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिखा है दोस्तों, संपत्ति की बिक्री। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर पूंजीगत आवक ये नियमित रूप से नहीं होती, एक ही बार होती है, एक ही बार रेशियो होगी इसकी इनकम या जो आवक होगी। और ये इसमें उदाहरण आपको याद रखना है संपत्ति बिक्री से आवक। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति आप उसे सेल करते बेचते हो, तो उससे जो आवक होने वाली है वो एक ही बार होगी। जैसे कि आपका कोई मकान है दोस्तों, आपने उसे अपने पड़ोसी को बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने संपत्ति का विक्रय किया, आपकी संपत्ति थी मकान, आपने उसका विक्रय किया, अब आपको पैसे मिल गए। क्या आप दूसरे दिन जाके फिर से यही बोलोगे कि मेरा मकान है, वापस से इसको खरीदो और वापस से मैं इसको बेचूंगा? तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार संपत्ति विक्रय कर दी तो उसका अधिकार किसी और के पास चला गया है और आपको उसके बदले में कैश यानी रोकड़ मिल चुकी है। तो अगर आप ऐसा उसके सामने जाके बोलते हो तो लोग कहेंगे तू पागल है क्या? तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक ही बार बिक्री होती है, तो इन्हें हम पूंजीगत आवक के रूप में जानेंगे। कुछ हमारे बिजनेस में भी ऐसी चीज़ें जैसे मशीनरी हो गया, यंत्र, हम रोज़ रोज़ मशीनरी और यंत्र नहीं खरीदते, हमने एक बार खरीद लिया, उसके बाद हम उसका उपयोग करेंगे। अगर हमें लगेगा 1-2 साल बाद, 3 साल बाद की यंत्र की कमी है तो हम उसे परचेस या खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्व आवक हम देखते हैं। हमने पूंजीगत आवक के बारे में जान लिया, अब हम राजस्व आवक देखते हैं। तो इसका उलट होता है, पूंजीगत आवक नियमित रूप से नहीं होती, पर जो राजस्व आवक है उसका प्रवाह जो होता है वर्ष दरमियान बना रहता है, यानी कि वर्ष दौरान ये सारी आवक आपको मिलती रहती है। जस्ट एग्जाम्पल कि आपने कहीं से आपने किसी का काम किया हो तो आपको कमीशन मिल रहा है, तो जो कमीशन है वो साल भर आपका आता रहेगा, हर महीने जितना भी फिक्स होगा आपका। या आपने क्या किया है, कोई सामान बेचा है तो उसकी बिक्री की आवक होती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये रीज़न बता सकते हो कि सर यहाँ पर तो आपने बेच दिया सामान, तो उसकी आवक कैसे बार बार होगी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बार सामान बेच दिया तो वो चीज़ें खत्म हो गई, यानी आपने बेचा, आपको पैसे मिल गई। अब क्या होगा, आप उत्पादन इकाई में फिर से उत्पादन करोगे और फिर सामान को बेचोगे, फिर से आपको रुपए मिलेंगे। यानी यहाँ पर बार बार उत्पादन और बार बार बेचने पे जोर दिया जा रहा है। किसको? तो सामान उत्पादन करके, उसी सामान को हमको बार बार नहीं बेचना है, नया सामान उत्पादन करने का और उसको बेचना है। तो यहाँ पर बिक्री से उपज हो गई, भाड़े की उपज। जैसे कि आपने मकान भाड़े पे चढ़ा के रखा है, तो क्या एक बार 1 महीने में भाड़ा मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा दोस्तों?
तो आपका यहाँ पर जवाब होगा कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है कि हर महीने भाड़ा चुकाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका कोई ज़मीन हो या मकान हो, आपने भाड़े पे दिया हो, तो उसकी आवक भी आपकी राजस्व आवक के रूप में गिनी जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि पूंजीगत जो आवक होती है वो नियमित रूप से नहीं होती, एक ही बार होती है, और जो राजस्व आवक है वो धंधे में बार बार होती रहती है। तो दोस्तों चलिए हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है यहाँ पर दोस्तों भुगतान। दोस्तों यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जो खर्च और जावक मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी डिटेलिंग अभी हम करेंगे आगे। तो आप इसे नहीं, अभी आप सिर्फ भुगतान समझ के चले कि भुगतान किसे कहते हैं। तो उसी के जो हमने परिभाषा पढ़ी ऊपर, उसी से परिभाषा से हमने परिभाषा बनाई है कि हमने आवक किसे कहा था। तो धंधे में जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं और जिससे जो भी पैसे हमारे आने वाले धंधे में जो भी पैसे आने वाले हैं तो उसे आवक कहते थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो भी व्यवहार किए हैं और उसके कारण धंधे में से जो भी रकम चुकाई जाने वाली, यानी धंधे में से जो भी पैसे जाने वाले हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भुगतान या जावक कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके आवक की तरह ही दो कॉन्सेप्ट है, पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च। तो पूंजीगत कोई भी चीज़ हो तो आपको दोस्तों यही याद रखना है कि ये नियमित रूप से नहीं होती है, और अगर राजस्व है तो वो नियमित रूप से होगी, जो सतत बनती रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों खर्चों की बात है तो उन्हीं खर्च के उदाहरण लिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई संपत्ति खरीदी, तो क्या आप रोज़ रोज़ संपत्ति खरीदोगे? एक बार खरीदोगे ना। तो आपने एक बार संपत्ति खरीद ली, अब उसी संपत्ति को आप रोज़ रोज़ थोड़ी खरीदोगे, एक बार खरीद लिया, खर्चा खत्म। यानी ये खर्चे कैसे एक बार होते हैं, जैसे कि आपने एक यंत्र ले लिया दोस्तों, वो आपके पास आ गया, तो क्या आप उसी यंत्र को दोबारा खरीदोगे? ये तो मूर्खता है ना। आपने कोई एक मकान खरीदा, फिर आप उसी को दोबारा खरीदोगे, फिर वो तो मूर्खता कहलाएगी, पागलपन कहलाएगा, जो अभी मैंने ऊपर उदाहरण दिया। तो यानी यहाँ क्या होता है कि जो पूंजीगत खर्च है वो एक बार होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, पर एक बार होते हैं, उसे बार बार नहीं किया जाता। पर जो राजस्व खर्च है वो जरूरी होते हैं और धंधे में, और उन्हें करना पड़ता है। जैसे कि आप धंधे में हो, उत्पादन कर रहे हो, काम करवा रहे हो, तो आपको वेतन देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। आप अगर भाड़े पे प्लांट चला रहे हो तो भाड़ा देना पड़ेगा, टेलीफोन खर्च, बिजली खर्च। तो ये सारे खर्च क्या है, राजस्व खर्च है। एक बार तो आए, पर आने वाले जो महीने होंगे उसमें भी ये बार बार आएंगे। जैसे कि आपने बिजली बिल भर दिया तो दूसरे महीने फिर से आएगा, आपने भाड़ा एक महीने का भरा है तो दूसरे महीने फिर से भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट दोनों, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और उसको डिटेलिंग में समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है खर्च, जिसे हम एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप खर्च के रूप में क्या कहते हो, या आप खर्च किसे जानते हो? तो आप कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में जान सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, जिससे आपको इसके बारे में सीखने में ज़्यादा मजा आए। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने खर्च की परिभाषा क्या लिखी है, पहले आप इसको रीड कर लीजिए कि जो खर्च की रकम का लाभ उसी वर्ष में मिल जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि आपने अगर कोई रकम का खर्च किया है, कितनी भी रकम आपने खर्च की किसी भी चीज़ के लिए, और उसका लाभ आपको उसी हिसाबी वर्ष में मिल जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर दोस्तों, उसे हम खर्च के नाम से जानेंगे। यानी कि आपने किसी काम के लिए खर्च किया और उस काम का जो आपने खर्च किया उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, और वो फ़ायदा आपको उसी साल में मिल जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, खर्च के नाम से जानेंगे। अगर वो फ़ायदा उसी वर्ष में नहीं मिल रहा है तो आप उसे फिर खर्च नहीं कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, स्कूल या ट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन खर्च। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कोई नई स्कूल है, उसको क्या करना है, अपने वहाँ बच्चे बढ़ाने, यानी उसके वहाँ जो संख्या है बच्चों की वो कम है, उसे बच्चे बढ़ाने अपने वहाँ, तो वो क्या करेगा, अपने स्कूल में बच्चे बढ़े, इसके लिए क्या करेगा, प्रचार करेगा। उसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि वो क्या करेगा, जगह जगह जाके पर्चे छपवाएगा, बैनर छपवाएगा, या तो फिर दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट करवाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि उनसे अगर उससे फ़ायदा होता है उसको, और उससे उसके क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं या स्कूल में बच्चे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाएगा कि उसका जो खर्चा था वो खर्च माना जाएगा। अगर मान लो उसने ये सारी चीज़ें की और उसको ये फ़ायदा अगले साल होता है, इस साल नहीं होता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर अगर फ़ायदा हो रहा है, उसको अगले साल फ़ायदा हो रहा है, तो अगला वित्तीय वर्ष आ जाएगा, तो फिर वो खर्च के रूप में माना जाएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए पीछे पैसा दिया है, खर्च किया है, और उसका फ़ायदा आपको उसी समय मिल रहा है, तो वो खर्च के नाम से जाना जाएगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो दोस्तों कि आप दुकान पे गए, आपने क्या किया, वहाँ से आपने कुछ खाने की वस्तु ली, तो आपने पेमेंट की, आपने खाने की वस्तु ली, तो आप उसे खर्च क्यों कहते हो? क्योंकि आपने वस्तु ली खाने की और आप उसे खा लेते हो, यानी आपने उसका लाभ ले लिया उसी समय, आपने उसका उपयोग कर लिया उसी समय, तो इसे हम खर्च कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद ये रखना है, खर्च में IMP है, ठीक है, आपके लिए, कि खर्च क्या होता है। तो खर्च ऐसी रकम होती है जब हम उसके खर्च कर देते हैं और उसका लाभ उसी वर्ष में मिल जाए, उसी वित्तीय वर्ष में, तो उसे हम खर्च के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, जो हमारा वित्तीय वर्ष होगा 12 महीने का होगा, और कौन कौन से आपके खर्च हो सकते हैं, जैसे कि वेतन, ठीक है, मजदूरी और घिसाई और बट्टा, ये सारे खर्च। बट्टा को हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर वेतन मजदूरी का थोड़ा एग्जांपल देख लो कैसे ये खर्च है दोस्तों। आपने काम कराया अपने कर्मचारियों से और उसको आपने वेतन दिया, तो उसका लाभ तो आप ले ही चुके हो ना, आपने काम के बदले में वेतन दिया, यानी आपको उसका फ़ायदा मिल चुका है, इसलिए आपके लिए क्या ये खर्च है।
तो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक आवक, एक खर्च और एक लाभ हानि। तो दोस्तों आप ये दोनों को पहले समझ चुके हो, तो चलिए हम इसकी और डिटेलिंग करते हैं। तो थोड़ी स्लाइड में ऊपर कर दूँ। लाभ हानि आपके लिए नया है, बाकी आवक और खर्च के बारे में आप जान चुके हो। तो देखिए आवक क्या होती है, धंधे में जो भी हमारी रकम आने वाली है वो सारी आवक होती है, आप अभी पढ़े, ठीक है। इसके बाद खर्च क्या होता है, जो भी हम वस्तु या चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं और उसके पीछे जितने पैसे चाह रहे हैं, जिसका लाभ हमें उसी वर्ष में मिल जाए तो उसे हम खर्च कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों कि 10,000 रुपये में अगर समझ लो हमने कोई सामान बेचा है और उसके पीछे खर्च कितना हुआ, 8,000। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्थिति में आपको लाभ होता है कितने रुपये का, 2,000 रुपये का। अगर मान लीजिए दोस्तों स्थिति उल्टी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो आय हो रही है वो 8,000 रुपये और आपका खर्च 10,000 रुपये हो गया, तो 2,000 रुपये का आपको यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ रकम माइनस में थी दोस्तों, मैंने लिखी नहीं है, पर आप याद रखना कि आपको 2,000 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है माय फ्रेंड, कि इसमें जो लाभ या हानि होती है ना, वो आवक के रूप में हमेशा मानी जाए, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि धंधे में 100 रुपये की वस्तु बेची तो 100 रुपये हमारा फ़ायदा है, तो वो गलत है। अगर 100 रुपये की मैं वस्तु बेची है तो अगर आपका रुपया 80 खर्च हो रहा है तो आपका फ़ायदा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 20 रुपये। तो आपको याद रखना है कि आवक और लाभ एक जैसे नहीं होते। आवक और लाभ क्या होते हैं, अलग होते हैं। आवक का मतलब कितने पैसे धंधे में टोटल आ रहे हैं, और लाभ का मतलब होता है कि उसमें से खर्च घटा दिया जाए आवक में से, उसके बाद जो रकम बचे। तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो है खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पर हम खरीदी और बिक्री कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि खरीदी और बिक्री क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं और आप उससे खरीदते हैं तो उसे हम खरीदी कहते हैं। बहुत ही ईजी परिभाषा है कि आप जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हो उससे अगर आप खरीद रहे हो तो वो खरीदी कहेंगे। जैसे कि आप फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, आपका फर्नीचर बनाने का कारखाना है, तो आप क्या खरीदोगे फर्नीचर बनाने के लिए, तो लकड़ी खरीदोगे तभी तो फर्नीचर बनेगा ना। तो लकड़ी खरीद रहे हो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, धंधे की खरीदी बोलेंगे। अगर आप फर्नीचर बना रहे हो, सोचिए आप फर्नीचर बना रहे हो और आप क्या कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हो, यानी आपको लकड़ी का काम है, पर आप क्या खरीद रहे हो, स्टील खरीद रहे हो, या ऐसा समझ लो आप फ्रिज खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, तो वो आपकी धंधे की खरीदी मानी जाएगी नहीं। धंधे की खरीदी वही होगी कि जिस चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हो और कच्चे माल के रूप में वो वस्तु ला रहे हो वो। तो यहाँ पर रियल टाइम से हमारी जो खरीदी है उसकी मीनिंग अलग है। नॉर्मल आप खरीदी किसे कहते हो दोस्तों, आप दुकान पे कोई चीज़ आपने खरीद ली उसे आप खरीदी कहते हो, अपने घर पे ले आए। पर यहाँ पर धंधे की खरीदी की बात होगी तो आपको याद रखना है कि कोई व्यक्ति है वो जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है उसी को खरीदे तो उसे हम खरीदी कहेंगे। आप एग्जाम्पल में याद रख सकते हो कि आपका फर्नीचर का कारखाना है, फर्नीचर बनाने का, तो आप कच्चे माल के रूप में क्या खरीदोगे, लकड़ी, तो इसे आप खरीदी के रूप में जानोगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो एक उदाहरण और ले सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपका लकड़ी का कारखाना है, आप फर्नीचर बनाते हो और आप क्या कर रहे हो, सीमेंट खरीद रहे हो धंधे के लिए, या समझ लो आप क्या खरीद रहे हो, ईंट खरीद रहे हो, आप कंक्रीट सीमेंट ले आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस की नहीं है, तो आप अगर इन्हें खरीद रहे हो तो ये खरीदी नहीं मानी जाएंगी आपके धंधे की। तो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो बिक्री को भी देखते हैं दोस्तों। बिक्री भी सेम टू सेम ऐसी है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप अपने धंधे में जिस भी वस्तु का व्यापार कर रहे हो उसके लिए आप जिस वस्तु को बेच देते हो, जो भी आप बना रहे हो उस वस्तु को बेच रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, बिक्री। यानी आपने अपने धंधे में वस्तु का व्यापार, आप किसका कर रहे थे, फर्नीचर था आपका, तो लकड़ी के कारखाने का व्यापार था आपका, तो लकड़ी खरीदी थी आपने, तो लकड़ी की चीज़ें बना के बेचोगे। तो वही एग्जांपल है कि फर्नीचर था और आप क्या कर रहे हो, लकड़ी के बेड और अलमारी आप बना के बेच रहे हो, तो इसे हम बिक्री के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका फर्नीचर का कारखाना है, और आपके वहाँ से एसी और फ्रिज बिक रही है, तो वहाँ पे कैसे एसी और फ्रिज बनेगी, तो आपकी फिर वो बिक्री मानी जाएगी नहीं। तो ये दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट दोनों याद रखना है कि खरीदी वही है जो आपके धंधे से जुड़ी हो और जिसे आप खरीद रहे हो, और बिक्री वही है जो आपके धंधे से जुड़ी हो और जिसे आप बेच रहे हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है देनदार और ग्राहक, और लेनदार और व्यापारी। दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट ही बहुत ही आईएमपी हैं, और इसके साथ हम यहाँ पर लेनी हुंडी और देनी हुंडी को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों की प्रॉब्लम रहती है कि देनदार और लेनदार क्या चीज़ें हैं और देनी हुंडी लेनी हुंडी क्या चीज़ें हैं। तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अगर आपको मज़ा आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम देनदार और लेनदार देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों आपको समझना क्या है, देनदार जो होता है वो ग्राहक के नाम से जाना जाता है, और लेनदार जो है वो व्यापारी। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि देनदार कौन है, ग्राहक है, लेनदार कौन है, व्यापारी। यहाँ पर दोस्तों अकाउंट की भाषा में हम ग्राहक और व्यापारी शब्द का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारा ग्राहक होगा उसे हम देनदार बोलेंगे, और जो भी हमारा यहाँ पर व्यापारी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेनदार। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, हम कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार एक उदाहरण बताया था कि ए और बी दो व्यक्ति थे, उसमें ए कौन था, ग्राहक था, और बी कौन था, व्यापारी था। तो वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, खरीदी हुई थी। तो आपको मैंने समझाया था कि वहाँ पर आपको मैंने ये बताया था कि दायित्व उत्पन्न होता था, एक जिम्मेदारी उत्पन्न होती थी। तो जिम्मेदारी कब आती थी,
तो जिम्मेदारी किसकी आती थी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि आप पिछला वाला वीडियो रिवाइंड करके देख लो या पिछले वीडियो जाकर आप देख लो, जिससे क्या हो कि आपको सारी जो भी चीज़ें हैं नॉलेज जो लोग क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसी चीज़ की कि वहाँ पर कौन था, ए था और बी था। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था कि ए ने बी से वस्तु खरीदी थी और बी ने वो वस्तु उसे रिटर्न दे दी थी। यानी क्या हुआ था यहाँ पर, तो दोस्तों समझो ध्यान से कि ए जो व्यक्ति था उसको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए था और बी कौन था, व्यापारी जो मोबाइल फ़ोन बेचता था। तो ए ने बी से मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, पर ए ने क्या किया, पैसे नहीं दिए उसको, उधार पे खरीदा था। तो यहाँ पर एक्चुअल में सिचुएशन देखिए देनदार की कब आती है, जब उधार व्यवहार होता है। तो आप पहले ये याद रख लीजिए कि अगर आप कैश व्यवहार कर रहे हो तो कभी भी देनदार आने वाला नहीं है। तो देनदार की सिचुएशन कब आती है दोस्तों, जब उधार व्यवहार होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर व्यापारी बिना कुछ बोले ग्राहक को वस्तु दे देगा। तो यहाँ पर बी ने तो अपना फर्ज निभा दिया, वस्तु दे दी ए ग्राहक को। उधारी में क्या होता है, उधारी में ये है कि जो ग्राहक रहता है वो पैसे नहीं चुकाता है, वस्तु तो उसे मिल जाएगी पर पैसे चुकाने का वादा कब करता है, बाद में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि बी ने वस्तु तो दे दी पर ए ने अभी पैसे दिए नहीं है। तो पैसे नहीं दिए तो उसी के हिसाब से देनदार और लेनदार डिसाइड होते हैं दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम दोस्तों इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये शब्द कैसे जनरेट हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको याद रखना है। वही हमारा पुराना उदाहरण कि ए और बी दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। अब इस सिचुएशन में क्या होता था कि बी जो था व्यापारी वो वस्तु तो दे देता था, ए को ग्राहक को वस्तु दे देता था, पर जो ग्राहक था वो उधार व्यवहार करता था। अभी मैंने बताया कि देनदार लेनदार का कॉन्सेप्ट कब आएगा दोस्तों, जब उधार व्यवहार होगा। तो यहाँ पर क्या किया, ए ने पेमेंट नहीं की, ए ने क्या किया, उधार व्यवहार किया है और पेमेंट करने का वादा फ्यूचर में बोला, मतलब भविष्य में बोला पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट के हिसाब से ही देनदार और लेनदार डिसाइड होते हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि जिसको इस वस्तु तो मिल गई, यानी व्यापारी की तरफ से जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो अब जिम्मेदारी किसकी तरफ से आ गई है, ग्राहक की तरफ से। ग्राहक की क्या जिम्मेदारी है कि उसको पैसे देने। तो रुपए के हिसाब से अगर हम देखें तो जिसको पैसे देने हैं वो देनदार कहलाएगा और जिसको पैसे लेने हैं वो क्या कहलाएगा, लेनदार। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर लोग शायद पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी कन्फ्यूजन रहती है, लोग कभी कभार ए को लेनदार बना देते हैं और बी को देनदार बना देते हैं। तो याद क्या रखना है दोस्तों कि देनदार और लेनदार का जो कॉन्सेप्ट है वो पैसे के हिसाब से डिसाइड होता है, ना ही वस्तु के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या, मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं लोग, कि यहाँ पर लोग इस कारण से लोग गलती करते हैं। यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि ए को वस्तु लेनी है इसलिए ए लेनदार है और बी को वस्तु देनी है इसलिए बी क्या है, देनदार। जो कि कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर खेल क्या हो रहा है कि बी तो वस्तु दे ही देगा ए को, क्योंकि उधार व्यवहार है तो वस्तु तो चली जाएगी धंधे में से। तो जो देनदार और लेनदार का प्रश्न खड़ा होगा किसके हिसाब से खड़ा होगा, रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर जिसको रुपए देने हैं वो देनदार कहलाएगा और जिसको रुपए लेने हैं वो क्या कहलाएगा, लेनदार। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसी की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दो हुंडी आती है, एक लेनी हुंडी और एक देनी हुंडी। तो यहाँ पर दोस्तों जो देनदार या ग्राहक है उसके पास लेनी हुंडी रहती है और जो लेनदार है उसके पास देनी हुंडी रहती है। तो आप शॉर्टकट में दे और ले करके भी याद रख सकते हो कि देनदार के पास लेनी हुंडी होगी तो दे ले, और ले दे करके याद सकते हो, यानी लेनदार के पास देनी हुंडी होगी, यानी एक दूसरे का अपोजिट होगा। पर इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, हमें रटना नहीं है। हम देखते हैं कि देनदार के पास लेनी हुंडी ही क्यों आई। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि देनदार जो है उसके पास लेनी हुंडी रहती है, तो ये लेनी हुंडी ही क्यों आई और ये हुंडी क्या है पहले हम ये भी समझेंगे, और जो लेनदार है उसके पास देनी हुंडी क्यों आई। तो चलिए पहले हम हुंडी समझते हैं, हुंडी क्या है। तो देखिए हुंडी एक प्रकार की वचन चिट्ठी होती है जिसमें वचन दिया जाता है। तो कैसा वचन, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा था, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो था वो वस्तु तो मिल चुकी है सामने वाले व्यक्ति को। जब भी उधार व्यवहार होता है, आप भी किसी चीज़ से उधार खरीदते कोई भी चीज़, तो ऐसा थोड़ी आपको वस्तु नहीं मिलती है, वस्तु तो आपको मिल जाती है। यानी यहाँ पर वस्तु किसे मिल चुकी है, ए को मिल चुकी है। अब ए को पेमेंट करना बाकी है बी को, जिससे देनदार और लेनदार निश्चित हो गए। अब हमें लेनी हुंडी देखनी है। तो हुंडी पहले ये देख लो, हुंडी क्या थी, एक वचन चिट्ठी है। वचन चिट्ठी मतलब इसमें वचन दिया रहता है चिट्ठी पर लिखकर कि भाई आपकी जो भी पेमेंट है उसको मैं चुका दूंगा, या सामने वाले को हम याद दिलाते हैं कि भाई तेरी इतनी पेमेंट बाकी है जो तुझे चुकानी है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक तो लेनी हुंडी और एक देनी हुंडी। तो चलिए दोस्तों हम इसको समझते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो देनदार है उसको पैसे देने तो कौन सी हुंडी लिखता है, देनी हुंडी, पर उसके पास तो कौन सी हुंडी है, देखो लेनी हुंडी। तो आपको बस यही याद रखना है कि देनदार देनी हुंडी लिखता है और उसे स्वीकार करने के लिए किसे देता है, लेनदार को। यानी देनदार ने हुंडी कौन सी लिखी, देनदार है तो देनी हुंडी लिखेगा कि उसे पैसे देने हैं, तो हुंडी में लिख के बताएगा कि भाई इतने पैसे मैंने तेरे से इतने तारीख को लिए थे, तो मैं तेरे को वचन दिलाता हूँ कि मैं तेरे को ये पैसा इतने तारीख तक वापस कर दूंगा। यानी देनदार ने पैसे देने के लिए देनी हुंडी लिखी। अब वो अपने पास नहीं रखता हुंडी, वो किसको देगा, तो सामने व्यापारी को दे देगा
क्योंकि वो वादा कर रहा है तो उसकी रिसिप्ट किसको दे देगा? व्यापारी को, कि भाई लो मैंने वादा करके कागजात पे लिख के दिया अपनी सिग्नेचर करके, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो बैंक मेरी या तुम में से पैसे फिर ले सकते हो। दो तरीके होंगे उसके पास जो भी उसको आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि देनदार देनी हुंडी लिखता है पर उसको अपने पास रखता नहीं है, वो स्वीकार करने के लिए किसको देता है? लेनदार को। इसलिए दोस्तों लेनदार के पास कौन सी हुंडी पड़ी रहती है? देनी हुंडी। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसी में कि देनदार के पास लेनी हुंडी कैसे रहेगी। तो दोस्तों कभी कभार कैसा होता है यहाँ पर कि लेनदार जो व्यापारी रहता है बड़ा टेंशन में रहता है क्योंकि उधार सामान बेचा है। तो व्यापारी क्या करेगा? उस सामने वाले को लिख के भेजेगा कि भाई देख तेरे से इतने पैसे मुझे लेने हैं क्योंकि तूने इतने तारीख तक ये पैसा लिया, मतलब इतना सामान हमसे लिया है, तो तेरे को इतने पैसे हमको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो व्यापारी है उसको पैसे लेने तो लेनी हुंडी लिख रहा है और वो लिख कर अपने पास रखेगा। तो आपका आंसर होगा नहीं, वो किसको दे देगा? स्वीकार करने के लिए देनदार को। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो देनदार के पास कौन सी हुंडी आई? तो लेनदार की लिखी हुई हुंडी आ गई, इसलिए देनदार के पास कौन सी हुंडी हो गई? लेनी हुंडी। शायद आपको कॉन्सेप्ट डिटेलिंग में देखना पड़े, इसको समझना पड़े, तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ये बुक का, कुछ क्वेश्चन इसमें एमपी रहते हैं आपके जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आगे की वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसे पहले क्लियर कर लीजिए तभी आप आगे बढ़िए। अगर आपको अभी क्लियर ना हुआ हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने फिलहाल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है लेना या प्राप्य। देखते हैं इसकी ओर कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों स्लाइड थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर यहाँ पर लेना प्राप्य लिखा है जिसे हम रिसीवेबल कहते हैं। देखिए दोस्तों लेना या प्राप्त का मतलब होता क्या है? तो अगर आपको किसी से पैसे लेने तो उसे लेना कहते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो उसे लेना कहेंगे, और अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो उसे देना कहेंगे या दायित्व कहेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ लेंगे। जो आपको भविष्य में अगर किसी से रकम लेनी है, किसी भी कर्मचारी से, किसी व्यक्ति से, तो अगर आपको रकम लेना बाकी है तो उसे हम लेना के रूप में जानते हैं। अगर भविष्य में किसी को रकम चुकानी या चुकाना बाकी है तो उसे हम देवा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो लेना है वो चार तरीके के हो सकते हैं। देनदार के रूप में, कि देनदार के रूप में कितने लेने, लेनी हुंडी के रूप में कितने लेने, कितनी मिलना बाकी है यानी अभी मिली नहीं है तो बाद में मिलेगी तो बाद में हम ले लेंगे ना, रिसीव कर लेंगे, और कितना हमने पेशगी चुकाया। पेशगी का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है अग्रिम चुकाया। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को अग्रिम रकम चुका देते हो तो वो आपका घाटा नहीं है, वो आपका बल्कि फ़ायदा गिना जाता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको उतनी रकम कम चुकानी है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दायित्व होता है उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं कि इसमें लेनदार होंगे, देनी हुंडी होगी। अद्दत दोस्तों मतलब होता है चुकाना बाकी। अगर आपकी कोई चीज़ चुकाना बाकी है तो वो अद्दत खर्च के नाम से जानी जाती है। और इसी प्रकार से हमारी पेशगी आवक भी इसी के अंदर आती है कि अगर आपने ज़्यादा कमा लिया है यानी ज़्यादा किसी से पैसे ले लिए तो आपको बदले में उसको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। आपके जो ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया देनदार लेनी हुंडी का, वो आप जरूर याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी आ चुकी है, आपके पेज पर आपको ओपन होकर दिख रही होगी। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है या नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा बट्टा। दोस्तों आप बट्टे को तो नहीं पर शायद डिस्काउंट को तो जानते होंगे, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। तो डिस्काउंट क्या होता है तो आप खुद बताइए। तो आप बोलोगे सर अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है वो 80 में मिल रही है तो इसका मतलब 20 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। तो जी हाँ बिल्कुल सही हो, आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल राइट है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 100 रुपये वो क्या है, मूल कीमत है, और उस पर आपको थोड़ी छूट मिली। कितने रुपये की छूट मिली, 20 रुपये की। तो आपको वस्तु कितने में पड़ी, 80 रुपये में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि डिस्काउंट क्या होता है। तो मूल कीमत पर अगर आपको कोई छूट दी जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। जैसे कि हमने अभी 20 रुपये वाला उदाहरण देखा। तो डिस्काउंट के कितने प्रकार है, 2, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर स्लाइड थोड़ी बड़ी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्काउंट के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो व्यापारी द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाए उसे व्यापारी बट्टा कहते हैं। और कभी कभार कैसा होता है कि हम कैश में कोई सामान लेते हैं ना तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 200 रुपये और 300 रुपये और। तो लोग क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोकड़ बट्टा जो होता है 2 तरीके से गिना जाता है, प्राप्त बट्टा और दिया बट्टा के रूप में। तो प्राप्त बट्टा यानी आपको डिस्काउंट मिला, प्राप्त मतलब आपको मिला है तो डिस्काउंट आपको मिला है तो आपका फ़ायदा होगा। और दिया बट्टा मतलब आपने डिस्काउंट दिया है तो आपका वो क्या गिना जाएगा, खर्च या घाटा गिना जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है घिसाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घिसाई क्या होती है। तो घिसाई का मतलब कोई चीज़ घिसना होता है या किसी चीज़ को घिस घिस कर कम करना। अरे कहना क्या चाहते हो करना। तो यहाँ पर आप इसको कैसे समझ सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया
वो शुरुआत में 10,000 का था। आपने मोबाइल लिया, 2 महीने चलाया, यानी आपने उसको थोड़ा घिसा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे घिस दो दीवार पे या कांच पेपर से आपको घिसना है। इसका मतलब आपने उसका यूज़ किया है। यहाँ पर इस टर्म को हम यूज़ के रूप में जानेंगे। आपने उसका उपयोग किया, तो आप कोई एक नई चीज़ लाते हो, खरीदते हो संपत्ति, और उसका आप उपयोग करते हो, तो धीरे धीरे उसकी कीमत में क्या आती है, कमी। तो जो कीमत में कमी आ रही है दोस्तों, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, घिसाई। अभी मैंने बताया 10,000 का मोबाइल आपने लिया, आप उसे क्या कर रहे हो, 1 साल चलाने के बाद बेच दे रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों 10,000 है, जीरो लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है। तो आपने 10,000 का मोबाइल लिया, उसे आपने चलाया 2 महीने, और आपने क्या किया, उसे 8,000 में बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पर 2,000 रुपये आपको कम मिले, यानी वो क्या गिनी जाएगी, घिसाई गिनी जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन की। जो हम कंपनी चलाते हैं उसमें यंत्रों के ऊपर घिसाई होती है, मकान के ऊपर घिसाई होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर घिसाई निकलती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक नया यंत्र खरीदा, वो 20,000 का था, आपने जब उसे सेल किया तो 12,000 मिले। इसका मतलब 8,000 जो उस यंत्र से थे वो आपको कम मिले हैं, वो उस यंत्र की घिसाई के रूप में आप जान सकते हो। और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, आपका पूरा घिसाई का एक चैप्टर ही आएगा पार्ट 2 में, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, वहाँ पर हम डिटेलिंग में इसको देखने वाले हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है डूबत ऋण। ये भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, डूबत ऋण का मतलब क्या होता है, तो इसको आप खंड कर दीजिए, इसके पता चल जाएगा। डूबत ऋण को आप डूबत और ऋण के रूप में अलग अलग कर दीजिए। तो डूबत का मतलब होता है डूबना, और ऋण का मतलब होता है उधार। तो दोस्तों डूबत ऋण का जो कॉन्सेप्ट है वो देनदार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब उधार व्यवहार होगा तो ही आपको डूबत ऋण होगी। डूबत ऋण में एक्चुअल में होता कैसा है दोस्तों, कि मान लो आपने किसी को कोई सामान दिया है 10,000 रुपये का, और सामने वाले को पैसे रिटर्न करने हैं, ठीक है, पर वो क्या करे, पूरे पैसे रिटर्न ना कर पाए, तो जितने कम पैसे रिटर्न कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। तो यहाँ पर अपने समझते हैं इसको थोड़ा, कि ए व्यक्ति है और बी कौन है, वो भी व्यक्ति है, पर ए कौन है, देनदार, और बी कौन है, लेनदार। यानी ए को पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, किसको, लेनदार को। पर क्या हो रहा है, देनदार कितने रुपए दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर 8,000 रुपये दे रहा है। देने 10,000 है भाई को, पर दे कितना रहा है, 8,000, तो उसने कितना रुपया कम दिया, 2,000। तो इसको हम डूबत ऋण के नाम से जानते हैं। बगल में कॉन्सेप्ट लिखा है दोस्तों मैंने, साहूकार। साहूकार का मतलब क्या होता है कि आपको जो यहाँ पर 10,000 देने थे ना, उसमें सामने वाला जो व्यक्ति है ए, वो पूरे के पूरे पैसे लौटा दे, उसमें उसको एक भी पैसे डूबत ऋण ना हो, यानी बी को एक भी डूबत ऋण ना हो, उसको सारे के सारे पैसे मिल गए, तो उसे अपने बोलते हैं सभी जो साझेदारों क्या है, साहूकार है, यानी सभी साझेदार अच्छे हैं, उन्होंने हमको पैसे रिटर्न कर दिए। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो कि डूबत ऋण क्या होती है। तो अगर आपने कोई उधार व्यवहार किया है और आपको उसमें से कुछ रकम नहीं मिल रही उस व्यवहार की, तो आपकी डूबत ऋण के रूप में जानी जाती है। तो संधि विच्छेद आप करके याद कर सकते हैं कि डूबत ऋण का मतलब होता है डूबत और ऋण। डूबत का मतलब डूबना, ऋण का मतलब उधार, यानी उधार दी गई कोई रकम हो आपकी और उस पर आपके पैसे डूब जाए तो डूबत ऋण के नाम से जानते जाते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अगला और लास्ट टॉपिक हमारा इसका है दिवालिया। तो दोस्तों दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालिया का मतलब होता है कि कंगाल हो जाना, या एक प्रकार से आपको इंसॉल्वेंट हो जाना, उसे हम इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहते हैं, पर आप हिंदी में याद रखिए दिवालिया का मतलब होता है कंगाल हो जाना। इस सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास कोई भी रकम नहीं होती चुकाने को, वो आपका जो दायित्व है उसको चुका नहीं सकता, इसलिए उसको कंगाल घोषित या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है कि उससे कोई रकम मांग ना सके। तो दोस्तों इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से समझा है, और इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है एक बार, और इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से एक बार समझ भी लें, कि जिससे आपका जो अगला वीडियो होगा या जो अगला आपका चैप्टर चलने वाला है उसमें जब देनदार, लेनदार, संपत्ति और दायित्व के बारे में जब कोई क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप उसे आसानी से समझ सकें। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे टर्म आपके सामने लिखे हुए आएंगे कि आपको बट्टा प्राप्त हो रहा है, आप बट्टा दे रहे हो, आपको डूबत ऋण हो रही है। तो उस समय अगर आपको ये शब्दावली का मीनिंग नहीं पता है तो आपके लिए अकाउंट व्यर्थ नहीं होगा, वो आपके लिए एक प्रकार से समझ सकते हो कि आपके लिए वो चीज़ें क्या होंगी, फिर नुकसानकारक होंगी। तो आप क्या कर सकते हो कि इस वीडियो को भी देखकर आप जो हमारा पुराना वीडियो उसको जरूर देख लें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं से भी आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जिससे कि आपको एक मदद मिले अकाउंट पढ़ने में, और आपको फिर अकाउंट में बहुत ही मजा आए। तो दोस्तों हम आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम सीखने वाले हैं कि अकाउंट करने की कितनी पद्धतियाँ हैं और कौन कौन सी। तो चलिए उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है आपके सामने, जो है हिसाबी पद्धति के सोपान, और नीचे लिखे हैं कि हिसाबी पद्धति के आधार कौन कौन से हैं और उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हिसाबी पद्धति के सोपान कौन कौन से होते हैं, यानी कि अगर आप कोई हिसाब कर रहे हो तो आपको कौन कौन से सोपान यानी कौन कौन से चरण से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी आपको इसके प्रक्रिया दी हुई हो या सोपान दिए हो वो लाइन टू लाइन होते हैं, यानी एक प्रक्रिया के बाद ही दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो आपको इससे ज्ञान भी मिलेगा, संज्ञान भी मिलेगा कि आगे आपको कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से चैप्टर ध्यान में रखने हैं अगर आपको किसी भी कंपनी का हिसाब गिनना हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने शब्द लिखा है वाउचर।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंपनी का हिसाब करना हो या कोई भी चीज़ का हिसाब करना हो तो सबसे पहले आपके पास वाउचर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर वाउचर का मतलब होता है एक प्रकार का बिल, कि अगर आप किसी चीज़ का हिसाब करने बैठे हो तो आपके पास वो बिल प्रूफ के तौर पर होना चाहिए कि आपने इतना सामान खरीदा है या आपने बेचा है। बिल मिलने के बाद आप व्यवहार की पहचान करोगे कि आपने जो सामान खरीदा या बेचा है उसकी व्यवहार की पहचान क्या है, मतलब व्यवहार कैसा है, आर्थिक रूप का है कि अनार्थिक रूप का है। यानी आपने पैसे में व्यवहार किया है कि आपने ऐसे ही सेवा भावना से किसी को गिफ्ट विफ्ट दे दिया है। तो पहले आप व्यवहार की पहचान कर लीजिए। अगर व्यवहार की पहचान करने के बाद आपका व्यवहार आर्थिक व्यवहार यानी पैसों में है तो आप उसमें फिर ये पहचानेंगे कि ये व्यवहार उधार है कि रोकड़ है। तो अगर आपका रोकड़ व्यवहार है तो भी अच्छी बात है, और अगर उधार व्यवहार है तो भी आपको क्या करना है, उसको गिनना भी है। यानी कि आप रोकड़ हो या उधार उसको मायने नहीं रखता, पर आपको इसमें दोनों व्यवहारों की पहचान करनी पड़ेगी। व्यवहार की पहचान के बाद दोस्तों आप उसका रोजनामचा लिखते हो और सहायक बहिया तैयार करते हो रोजनामचा की मदद से, जिससे क्या होता है हर एक खाता की एक बही बन जाती है और उसके आप फिर लास्ट में क्या करते हो, खतौनी करते हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्ट 1 में आने वाली दोस्तों, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले आप हिसाबी पद्धति के सोपान में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हो, तो याद रखना है कि आप सबसे पहले वाउचर को देखते हो। उस वाउचर के मिलने के बाद आप व्यवहारों की पहचान करते हो। व्यवहार पहचानने के बाद क्या करते हो, उन व्यवहारों का रोजनामचा लिखते हो, और रोजनामचा लिखने के बाद आप उन व्यवहारों की खतौनी करोगे खाता बही में। खतौनी करने के बाद आप क्या करते हो, सकल तलपट पक्की तलपट तैयार करोगे, और अंत में आप वार्षिक हिसाब तैयार करते हो, जिसमें आप टोटल 3 खाते बनाते हो। पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको हिसाबी पद्धति के सोपान याद रखने हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। तो नीचे लिखा हुआ हिसाब तैयार करने की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको ध्यान देना है कि हिसाब तो हमने ऊपर देख लिया कि हिसाब तैयार हो जाएगा आराम से, पर कौन कौन सी पद्धति से आप हिसाब तैयार कर सकते हो। तो जो ऊपर हमने पढ़ी वो हिसाबी पद्धति के सोपान थे। सोपान को हम प्रक्रिया बोलते हैं दोस्तों, पर हमको अभी पढ़ना है कि हिसाब तैयार करना है हमको, तो उसके कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, पुराने समय से यहाँ पर लिखा गया है कि हिसाब तैयार करने की 2 पद्धतियाँ होती है, एक तो देसीनामा की पद्धति और एक दोहरी लेखा प्रणाली की पद्धति। दोस्तों देसीनामा की पद्धति क्या होती है, तो अगर आप किराना स्टोर पे देखते हो तो जो किराना स्टोर वाले जो पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसे देसीनामा की पद्धति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, राम को उधार दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं वो लोग कि राम को 3000 रुपये क्या किया, उन्होंने उधार दिया, 3000 रुपये का सामान उधार दिया। तो उन्होंने लिखा राम 3000 उधार। दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि देसीनामा पद्धति अब अस्तित्व में क्यों नहीं है, द्विलेखा प्रणाली क्यों आई, उसका रीजन आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, 2 पद्धति हमारे सामने है, देसीनामा और दोहरी लेखा। तो हम देखते हैं दोहरी लेखा क्यों आई, देसीनामा अगर अच्छी पद्धति थी तो दोहरी लेखा क्यों आई, और देसीनामा की पद्धतियों में कौन कौन सी कमियाँ थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपके किराना स्टोर वाला है, वो क्या व्यवहार लिखता है, तो आप खुद जानते हो उनके चौपड़ में व्यवहार कैसे लिखे रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए किराना वाले ने किसी राम नाम के व्यक्ति को 3000 रुपये का सामान उधार दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो किराना वाला वो लिख देगा राम 3000 रुपये क्या लिख देगा, उधार। अब देखिए दोस्तों, जो किराना वाला वो पहचान सकता है इस रकम को लिखा हुआ कि राम 3000 उधार, यानी वो जानता है कि राम से 3000 रुपये लेने उधार सामान लिया है राम ने। पर कोई दोस्तों अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हिसाब लगाने बिठा दिया जाए तो उससे क्या गलती होगी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है राम 3000 उधार, यानी उसके माइंड में ऐसा आ सकता है कि राम को 3000 मेरे पे उधार करने हैं या मैंने राम से 3000 रुपये उधार लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो चीज़ क्लियर नहीं है, एक ही जगह हिसाब रखा गया है जिसकी कोई भी यहाँ पे गणना नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने एक जगह हिसाब लिख के रखा है अपने चौपड़े में, सामने वाले के पास नहीं लिखा पड़ा हिसाब, तो अगर आपके पास से हिसाब खो गया तो आप रकम भी भूल जाइए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आती थी हमारी देसीनामा पद्धति में। तो उसके लिए हमारी कौन सी प्रणाली आई, दोहरी लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कट टू कट आपकी एंट्रियाँ की जाती हैं आपके नाम से और सामने वाले के नाम से, जिससे सामने वाले को ही पता रहता है उसको कितनी रकम देने हैं और अपने को ही पता रहता है अपने को कितनी रकम रिसीव करनी है या प्राप्त करनी है। तो दोहरी लेखा प्रणाली में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हिसाबी पद्धति के 3 आधार होते हैं, व्यापारिक आधार यानी व्यापार के तौर पर, रोकड़ मतलब रोकड़ के आधार पर, और मिश्र मतलब दोनों के आधार पर। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हमारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं। डिटेलिंग में हमने कॉन्सेप्ट की चर्चा की है और उसको समझा है। तो ये थियरिकल वीडियो थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं थ्योरी, अकाउंट में शायद आपको ऐसा लगे कि ये अकाउंट क्या थियरिकल सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके स्टार्टिंग के लिए सारे कॉन्सेप्ट जरूरी है। आप थोड़ा इन्हें थ्योरी वाइज रिवाइज कीजिए, जिससे आगे के जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं या इसके जुड़े हुए जो आपके चैप्टर आने वाले हैं वो आपको और भी मज़ा इसमें आपको आए, क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम इस चैप्टर को रखेंगे। इस चैप्टर के लिए जो लास्ट अंतिम जो हमारा चरण था उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे चैप्टर 2 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।